नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे मक्के के बारे में यानी मेज। आज का जो हमारा टॉपिक है मेज। मक्के का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज और यह ग्रेमनी कुल का पौधा है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20 होती है। मक्के में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20 होती है। वहीं बात देखते हैं हम दाने का प्रकार, कि दाने का प्रकार किस प्रकार का दाना होता है। ये कैरियोप्सिस होता है। दाने का प्रकार जो होता है ये कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। अभी इसमें पुष्पक्रम के बारे में बात करेंगे तो मक्के का जो पुष्पक्रम होता है, नर पुष्प को जो है टेसल बोलते हैं और मादा पुष्प को सिल्क बोलते हैं। शीर्ष पर लगने वाले टर्मिनल नर पुष्प टेसल, यानी कि मक्के के पौधे में जो सबसे ऊपर हिस्से में पुष्प लगते हैं उसे बोलते हैं नर पुष्प और नर पुष्प क्रम को बोलते हैं टेसल। यानी कि मक्के के पौधे के जो सबसे ऊपरी भाग में, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा मक्का का पौधा हो गया, तो जब सबसे ऊपरी भाग में पुष्प लगता है और इसको जो है जो सबसे ऊपरी भाग में पुष्प लगता है ये होता है नर पुष्प। कौन सा? नर पुष्प। इसी को बोलते हैं टेसल। नर पुष्प को ही बोलते हैं टेसल। ठीक है। और जो मक्के के ऊपरी भाग पे नर पुष्प और नीचे जो सेकंड होता है, मक्के का पौधा एक मोनोसियस पौधा होता है। इसमें जो है पुष्पक्रम दोनों अलग अलग आते हैं, जैसे कि नर पुष्प अलग आता है, मादा पुष्प अलग आता है। तो यही बात हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो पौधे के पहली ऊपरी भाग पे लगता है ये होता है नर पुष्प। इसको अगर हम पुष्प मान लेते हैं तो ये नर पुष्प हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं टेसल। और ये हो गया मादा पुष्प जिसको बोलते हैं सिल्क। अब यही नर पुष्प, अब यहाँ पे देखते हैं, टेसल हटाने की प्रक्रिया को डी टेसलिंग कहते हैं। यानी कि नर पुष्प भाग को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे डी टेसलिंग बोलते हैं। मक्के का अंकुरण अधोभूमिक होता है। मक्का विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मक्का जो है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। इसे धान्य फसलों की रानी भी कहा जाता है। मक्के को धान्य फसलों की रानी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मादा भाग जो होता है ये सबसे अधिक पैदावार देते हैं, इनसे अधिक पैदा होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है धान्य फसलों की रानी। बात करेंगे उद्भव एवं विवरण की कि मक्के का उद्भव कहाँ पे हुआ, कहाँ पे सबसे पहले इसको देखा गया। तो मक्के का उद्भव मध्य अफ्रीका और मैक्सिको माना जाता है। मक्का जो है इसका उद्भव सबसे सर्वप्रथम जो है इसका उद्भव मध्य अमेरिका और मैक्सिको माना जाता है। विश्व में मक्के की खेती उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका में होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खेती, मक्के की खेती अमेरिका में की जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी अमेरिका में किया जाता है। अमेरिका के जो बैकबोन कही जाती है, तो मक्के की फसल को कहा जाता है अमेरिका की बैकबोन या अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। वहीं भारत में बात करें तो भारत में मक्के की खेती सबसे अधिक कर्नाटका और उत्पादन आंध्र प्रदेश में है, और उत्पादकता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का, यानी कहने का मतलब हम देखते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन जो है, सबसे ज़्यादा खेती अगर कहीं की जाती है तो कर्नाटका में की जाती है। अगर वहीं हम बात करेंगे उत्पादन की, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में किया जाता है और उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। अभी हम नेक्स्ट जो बात करेंगे मक्के में पोषक मान यानी पाए जाने न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। तो मक्के में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 10% प्रोटीन पाया जाता है मक्के में। वहीं कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो 70% कार्बोहाइड्रेट मक्के में पाया जाता है। ऑयल की बात करें तो ऑयल 4% पाया जाता है। फाइबर 2.3% पाया जाता है। यहीं राख की बात करें तो 1.4% पाया जाता है। एल्यूमिनाइट की बात करें तो 10.4% पाया जाता है। मक्के के भ्रू में 30 से 40% तक तेल पाया जाता है। जो मक्के का भ्रू होता है उसमें अगर ऑयल कंटेंट यानी तेल की मात्रा को देखा जाए तो 30 से 40% पाया जाता है। मक्के में जीन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे जीन प्रोटीन कहा जाता है। और इसमें जो है इस प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन नामक दो आवश्यक एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रोटीन है, जीन प्रोटीन है मक्के में, इसमें जो है सब कम मात्रा पाई जाती है। सबसे ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन नामक दो एमिनो अम्ल, जो एमिनो अम्ल होते हैं इनकी मात्रा सबसे कम पाई जाती है मक्के में।
मक्के के जीन प्रोटीन में। वहीं बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, भारत में मक्का अनुसंधान संस्थान। तो मक्का अनुसंधान संस्थान ये लुधियाना पंजाब में है। कहाँ पे? भारत में मक्का अनुसंधान संस्थान जो है लुधियाना पंजाब में है। ये एक C4 प्लांट और पर परागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। यहाँ पे हम देखते हैं पर परागित यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड फसल। जो अभी हमने बताया कि मक्के जो होता है, मक्का का पौधा होता है ये मोनोसियस होता है। इनमें जो है पुष्प जो है अलग अलग आते हैं, नर पुष्प अलग आता है अलग भाग पे, मादा पुष्प अलग भाग पे आता है। ये इसीलिए पर परागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना किस्मों में लाइसिन और ट्रिफेन की मात्रा अधिक होती है। अभी हमने बात करी मक्के में जो प्रोटीन, जीन प्रोटीन होता है उनमें लाइसिन और ट्रिफेन की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना मक्के की 2 किस्में ऐसी हैं जिनमें लाइसिन व ट्रिफेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हर किस्मों की अपेक्षा इन दोनों किस्मों में शक्ति एवं रत्ना किस्में जो हैं इनमें इसमें लाइसिन व ट्रिफेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात देखते हैं, मक्का का पौधा लंबा साकी होता है जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मक्के के पौधा किस टाइप का होता है। तो मक्के का जो पौधा होता है ये शाकी और लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है मक्के के पौधे की। यहीं देखते हैं जड़ के बारे में, हम देखते हैं जड़ कटाई। तो जो मक्के का पौधा हो इनमें जड़ें 3 प्रकार की पाई जाती हैं। मक्के में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक होता है प्राथमिक, शिखर, प्रॉप या एरियल जड़ें। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्राथमिक जड़ों के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं प्राथमिक जड़ें, जैसे कि हमारा सतही क्षेत्र हो गया, हमारी ज़मीन हो गई यानी मिट्टी, हमारे खेत की मिट्टी हो गई। तो जो हमारा बीज है, बीज तो ज़मीन से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो बीज जब यहाँ पे हमारा मक्के का अंकुरण होगा, जो यहाँ पे जड़ें निकलेंगी यही होती हैं प्राथमिक जड़ें। ठीक है, जो ज़मीन मिट्टी के अंदर होती हैं। और मिट्टी की सतह पे जो होती है ये शिखर यानी क्राउन जड़ें होती हैं। मिट्टी की सतह पे जो जड़ें पाई जाती हैं इसे क्राउन जड़ें कहा जाता है। और फिर उसके बाद जैसे कि मक्के का ये पौधा है तो उनमें गांठें होती हैं। तो फिर उसके बाद कुछ जड़ें ऐसी पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं ऐसे कुछ हवा में लटकती हुई, यानी कि मक्के के पौधे को ये सहारा पहुंचाती है। तो इसे प्रॉप या एरियल जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मक्के का तना जो है, मक्के का तने को स्टाक या कल्म कहते हैं। मक्के का जो तना होता है यानी कि जो मक्के का पौधा होता है उसके जो है स्टाक या कल्म कहते हैं। एक पूरे पौधे में 8 से 21 गांठें पाई जाती हैं। अभी मैंने जैसे कि बताया, आपको समझाया है कि जैसे ये पौधा है मक्के का, तो अभी जड़ के बारे में मैंने बताया कि हमारा सरफेस एरिया यानी कि ज़मीन हो गया। तो जो बीज से स्टार्ट होंगी जड़ें, ये प्राथमिक जड़ें। यहाँ पे जो जड़ें आती हैं इसे बोलते हैं शिखर या क्राउन जड़ें। अभी जो कुछ जड़ें यहाँ पे देखते हैं गांठों पे, जो मक्के का पौधा होता है इनमें ऐसे गांठें जगह जगह बनी होती हैं। तो जो गांठों पे पाई जाती हैं लटकती हुई गांठों पे जड़ें दिखती हैं, ये मक्के के पौधों को सहारा पहुंचाती हैं। वही गांठों की हम बात कर रहे हैं तो इनमें गांठों की संख्या जो है 8 से 21 गांठें होती हैं मक्के के पौधे में। तना बनने से पहले 8% शर्करा पाई जाती है, यानी दाना बनने से पहले मक्के का जो तना होता है इनमें दाना बनने से पहले 8% तक शर्करा पाई जाती है। कैसे? जैसे हमारा ये पौधा हो गया, मक्के का पौधा हो गया, तो मक्के के पौधे में दाना यानी फल आने से पहले, दाने आने से पहले जो हमारा मक्का का पौधा होता है, ये जो तना होता है इसमें शर्करा की मात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें शर्करा की मात्रा 8% पाई जाती है। और ये पौधे की बात करें, हम अपने पौधे में देखते हैं लगभग 12 से 18 पत्तियां पाई जाती, यानी कि जो हमारा मक्का का पौधा है इसमें लगभग 12 से 18 पत्तियां पाई जाती हैं पूरे पौधे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मक्के का वर्गीकरण। तो मक्के को मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितना? 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है दानों के रंग के आधार पे, वहीं पर दूसरी बात करेंगे तो वनस्पति गुणों के आधार पे इसको 7 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि मक्के को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला दानों के रंग के आधार पे, दूसरा है वनस्पति गुणों के आधार पे 7 भागों में बांटा गया। अब हम देखते हैं मक्के के 7 प्रकारों के बारे में। तो पहला जो है फ्लिंट कॉर्न,
जियामेज इंडुराटा, ठीक है। इसकी खेती सबसे अधिक की जाती है और इसके दाने कठोर स्ट्रेची नेचर के होते हैं। जो फ्लिंट कॉर्न होता है, यहाँ पे देखते हैं कि इसकी खेती इस वेराइटी की, यानी कि इस पौधे फ्लिंट कॉर्न की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और इसके जो दाने होते हैं ये कठोर एवं स्ट्रेची नेचर के होते हैं। अभी वहीं दूसरा देखते हैं तो नेक्स्ट जो है डेंट कॉर्न, जियामेज इंडुटाटा, इसकी खेती सबसे अधिक मुख्यतः अमेरिका में की जाती है। ये जो डेंट कॉर्न है इसकी खेती सबसे ज़्यादा अमेरिका में की जाती है, ठीक। और वहाँ पे इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए इस प्रजाति की सबसे ज़्यादा खेती अमेरिका में की जाती है। वहीं देखते हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, जियामेज सेकेराटा, इसमें स्टार्च की अपेक्षा चीनी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बीज अर्धपारदर्शी होते हैं, इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। स्वीट कॉर्न की बात करें हम तो ये जो स्वीट कॉर्न है, इसकी जो है इसमें स्टार्च की अपेक्षा चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें, और इसके बीज जो होते हैं अर्धपारदर्शी होते हैं और इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। जो स्वीट कॉर्न होते हैं इसके बीज जो है अर्धपारदर्शी होते हैं और इसका प्रयोग भी अधिक किया जाता है। यहाँ पे इस प्रजाति के देखेंगे तो इसमें स्टार्च की अपेक्षा चीनी की मात्रा, इसमें इसकी जो क्वालिटी है इसमें जो है स्टार्च से ज़्यादा चीनी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम पॉपकॉर्न यानी जियामेज इंडुराटा का, ठीक है। इसके दाने नुकीले होते हैं, इसका जो बीज कोष है कड़ा होता है। इसके दाने भुने जाने पर खूब खिल जाते हैं। खिलने के लिए तापमान 170 सेल्सियस, यानी कि जो पॉपकॉर्न होता है जियामेज इंडुराटा, इसके जो दाने होते हैं देखने में नुकीले टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका जो बीज कोष होता है, बीज कोष कड़ा होता है और ये पॉपकॉर्न जैसा कि हम जानते हैं भुना जाता है। जब 170 सेल्सियस के तापमान पे इसको भुना जाएगा तो दाने खिल जाते हैं, सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, एकदम कलर इसका चेंज हो जाता है। और जो ये पॉपकॉर्न है इसका पॉपकॉर्न बनाने में, चिप्स बनाने में, अनेक चीज़ों में उपयोग किया जाता है पॉपकॉर्न का। वहीं हम देखते हैं सॉफ्ट कॉर्न की बात करते हैं, जियामेज इमालेशिया, इसका प्रयोग मुख्यतः आटे के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ये सॉफ्ट कॉर्न है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा आटे के लिए यानी रोटी बनाने के लिए किया जाता है। पॉड कॉर्न, ठीक है, ये जियामेज ट्यूनिकाटा, ठीक, मक्के की प्राचीन व कम महत्वपूर्ण किस्म है। ये जो पॉड कॉर्न है ये सबसे पुरानी किस्म है मक्के की और इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया जाता है क्योंकि इसका उत्पादन ही बहुत कम होता है, तो फिर कौन करेगा, इसीलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। दाना व भुट्टा जो है इसका छिलकों से ढका होता है, हस्केड होता है, यानी छिलके जो होते हैं छिलकों से, इसका दाना भुट्टा पूरा छिलकों से अच्छी तरीके से ढका होता है। वैक्सी कॉर्न, जियामेज सेक्रेटिना, कैरियोप्सिस फल में 2 परत वाला भ्रूपोष, ठीक है। ये जो कैरियोप्सिस फल प्रकार होता है इनमें 2 परत वाला भ्रूपोष पाया जाता है। मुख्यतः जो है चीन में इसकी खेती की जाती है। इसके दाने मोम की तरह चिकने व स्टार्च की मात्रा टोपियोका यानी साबूदाना के समान होती है। ये जो वैक्सीकॉर्न है, जो इसके फल होते हैं कैरियोप्सिस फल में 2 परत वाले भ्रूपोष, और मुख्यतः सबसे ज़्यादा इसकी खेती कहाँ, चीन में की जाती है। और इसके दाने जो हैं मोम की तरह होते हैं, दिखने में मोम की तरह होते हैं। और उसके बाद इसमें स्टार्च की मात्रा, क्या स्टार्च की मात्रा यानी टोपियोका साबूदाना यानी साबूदाना के समान होती है, ठीक है। अगले हम बात करेंगे जलवायु के बारे में कि किस प्रकार की जलवायु चाहिए मक्के की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। क्लाइमेट, गर्म मौसम उपयुक्त होता है, ठीक है। मक्के की खेती के लिए गर्म मौसम उपयुक्त होता है। खरीफ, रबी व जायज, तीनों ऋतुओं में, खरीफ, रबी व जायज यानी कि तीनों ऋतुओं में मक्के की खेती की जाती है। इसके लिए आदर्श तापमान, जो आदर्श तापमान की बात करें तो सबसे अच्छा उचित तापमान क्या होना चाहिए, तो जो उचित तापमान यहाँ पे 24 से 32 सेल्सियस होना चाहिए। उचित तापमान मक्के के पौधे के लिए 24 से 32 सेल्सियस होना चाहिए। अंकुरण की बात करें तो जब अंकुरण हो, जब हम बीज को बोते हैं तो अंकुरण की जब स्थिति रहे या अंकुरण के समय तापमान 21 सेल्सियस रहना चाहिए। और वृद्धि की बात करें तो जब यानी पौधे की वृद्धि होती है,
पौधा जब हमारा बढ़ने लगता है तो उस समय 32 सेल्सियस से अधिक तापमान उपज के लिए और गर्म रातें उपयुक्त होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मक्के को पूर्व पश्चिम दिशा में बोने पर अधिक प्रकाश उपलब्ध होने के कारण उपज में भी वृद्धि होती है। अब बात करेंगे सूखे व जल भराव दोनों के संवेदनशील, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एंड ड्राफ्ट, ठीक है, फसल। तो ये मक्के की जो फसल है, मक्का फसल जो है, ये ना अधिक सूखा सह सकती है ना अधिक जल भराव सह सकती है, ये दोनों के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं भूमि, किस प्रकार की भूमि में मक्के की खेती अच्छी की जा सकती है, अच्छा पैदावार। तो अधिकतम पैदावार के लिए गहरी उपज वाली दोमट मृदा, कौन सी, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, दोमट मृदा उपयुक्त रहती है और जिसका पीएच मान 5.5 से 8 होता है, ठीक है। गहरी दोमट मृदा यानी कि गहरी उपजाऊ दोमट मृदा और उसके बाद उसका पीएच मान कितना, पीएच मान जो है 5.5 से लेके 8 तक होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में, मक्के की महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शंकुल किस्मों के बारे में। तो देसी किस्मों को आपस में संकरण करा के संकुल किस्में का विकास किया गया है। यहाँ पे जो देसी किस्में थी उनका आपस में संकरण कराया गया, उनको संकरण करा के संकुल किस्मों का उत्पादन किया गया, ठीक है। संकुल किस्में बनाई गई। कुछ संकुल किस्में की कुछ किस्में हैं, कुछ प्रजाति जैसे कि जवाहर, सोना, विक्रम, विजय केसरी, कंचन नवीन, लक्ष्मी, श्वेता, मेघा, प्रभात आदि किस्में हैं, ठीक है। अब वहीं हम बात, ये जो संकुल किस्में होती है मक्के की, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। ये संकुल किस्में लगभग 3 साल में तैयार की जाती हैं बना के, ठीक। अब वहीं बात करेंगे हम संकर किस्मों की। तो ये जो संकर किस्में हैं, संकर किस्मों का निर्माण सबसे पहले अमेरिका के कन्नीक्विक अनुसंधान केंद्र पर 1921 में किया गया। इसको बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा। कितना, संकर किस्में जो हैं, सबसे पहले संकर किस्मों को अमेरिका में बनाया गया 1921 में, एक जगह अनुसंधान संस्था कन्नीक्यूट में, वहाँ पे बनाया गया। और संकर किस्मों को बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा। कितना, लगभग 6 साल का। अगर जब, और संकर किस्में जो है एक बार ही हम उपयोग में ले सकते हैं। वहीं अभी संकुल किस्मों की बात करें तो ये 3 साल में बनाई जाती हैं, लेकिन 3 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कर सकते हैं। संकुल किस्मों की कुछ प्रजातियाँ, जैसे कि कुछ किस्में हैं, दक्कन 103, हाई स्टार्च, गंगा सफ़ेद 1, गंगा 11, गंगा 2, सरताज, पारस, BL 42, प्रकाश, त्रिशूल, कोहिनूर, राजेंद्र हच आदि किस्में हैं जो संकर किस्में हैं। अब हम देखते हैं बुआई का समय एवं विधि, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, ठीक है। टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, कैसे इसको बोते हैं और कौन सा टाइम होता है उसके बारे में। तो मक्के की जो खेती है जून के अंत से शुरू करके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है, ठीक है। मक्के की खेती जून महीने के लास्ट से और जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। वहीं बात करेंगे पौधरोपण की, पौधों की दूरी की। तो पौधरोपण की जो दूरी होती है 16 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों की रोपाई यानी पौधे होने चाहिए। अब बात करेंगे बीज दर की। बीज दर 1 हेक्टेयर में हमें मक्के का उपज लेनी है, उसका खेती करनी है, तो कितने बीज दर की आवश्यकता होती है, हम इस पे बात करें। तो संकर किस्में जो हैं इनमें 20 से 25, जो संकर किस्म होती है मक्के की, इनको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। वहीं देखते हैं हम शंकुल किस्में। तो शंकुल किस्में जो हैं इनका बीज जो है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब जायज़ ऋतु में जो मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जायज़ ऋतु में हम बात करते हैं भुट्टो के लिए यानी दानों के लिए। उस टाइम जब हम मक्के की खेती करते हैं तो जायज़ ऋतु में, तो वहाँ पे बीज की मात्रा कम से कम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ज़रूरत पड़ती है, और ये जो है दानों के लिए यानी भुट्टो के लिए उस टाइम सबसे। वहीं अब बात करेंगे खाद व उर्वरक की, ठीक है। खाद व उर्वरक, मैन्यूर, फर्टिलाइजर, ठीक है। मक्के की जो संकर किस्म होती है उनमें बात करेंगे NPK की मात्रा, तो 120, 60, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता हो। कितना, 120, 40, 60
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं संकुल किस्मों में देखते हैं एनपीके की मात्रा में कितनी आवश्यकता होती है, तो 140-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मक्के की, जैसे कि हमको 1 हेक्टेयर में मक्के की खेती करना है 1 हेक्टेयर में, तो वहाँ पे जो संकर किस्मों से हम उत्पादन लेंगे, अगर संकर किस्में हमें बोना है तो उसमें जो है एनपीके की मात्रा 120, 60, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एनपीके का जो मात्रा होती है। वहीं संकुल किस्मों का उत्पादन अगर लेना है तो उनमें एनपीके की मात्रा 140-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। अब मक्के की खेत में जिंक की पूर्ति हेतु जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व फास्फोरस तथा पोटास उर्वरकों के साथ देना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिंक की पूर्ति, जैसे कि हम जानते हैं हमारी भारतीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा जिंक की कमी पाई जाती है। तो जिंक की कमी के लिए, हमारे पौधों में जिंक की कमी ना हो हमारे खेतों में, तो उसके लिए हम पहले से ही क्या करते हैं, जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम, कितना 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले फास्फोरस तथा पोटास उर्वरकों के साथ देते हैं। फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएसबी जीवाणु कल्चर यानी फास्फोबैस्टिन कल्चर बीजों को बुआई से पहले 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से बीज उपचार करना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं फास्फोरस, यानी फास्फोरस की मात्रा अगर हमें बढ़ानी है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए हम पीएसबी जीवाणु कल्चर या फास्फोबैक्टीन कल्चर जो है बीजों की बुआई से पहले 3 पैकेट लेते हैं और उसको प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो यहाँ पे है, टेस्लिंग अवस्था से पहले समस्त उर्वरकों का प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब पौधे में टेस्लिंग आना, मतलब जब पुष्प आने शुरू हो जाए, टेस्लिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो उसके पहले ही हमें समस्त उर्वरक खाद जो भी देना है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, वो सब पहले ही कर देना चाहिए। टेस्लिंग के बाद नहीं करनी चाहिए, टेस्लिंग अवस्था शुरू होने के बाद नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में कि सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बोने से पहले बीजों में कोई रोग ना लगे, इन सब से बचने के लिए हम इसका उपचार करते हैं, बीजों का उपचार। तो बीज उपचार थायरम अथवा बीटाबैक्स 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। कैसे बीज उपचार, पहले हम जानते हैं कि बीज उपचार करते क्यों हैं। बीज उपचार इसलिए करते हैं कि जैसे हम अपने बीज को जब खेतों में डालते हैं तो उस टाइम तमाम प्रकार, ताकि हमारे बीज उपचार इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो बीज हैं उनका जर्मिनेशन अच्छा हो, कोई व्याधि ना लगे, कोई रोग ना लगे। इसीलिए हम बोने से पहले थायरम अथवा बीटाबैक्स 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, यानी कि थायरम या बीटाबैक्स 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि 1 किलोग्राम बीज लेते हैं मक्के का और 1.5 से 2 ग्राम लेते हैं थायरम या बीटाबैक्स, फिर उसको उपचारित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बीज बोने की गहराई। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा सरफेस एरिया, यानी ज़मीन हो गई हमारे खेत की, तो बीज की गहराई, तो ज़मीन से कितना अंदर हमें अपने बीज को बोना चाहिए ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छा हो सके। तो उसके लिए हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक, कितना 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में अपने बीजों को बोना चाहिए। ठीक, अब बुआई की विधियां की बात करें तो कौन कौन सी बुआई की विधियां हैं। ठीक, मक्के की जो बुआई मुख्यतः 3 विधियों द्वारा की जाती है। कौन कौन सी विधियां? 3 विधियां, छिटकुआ विधि, कतार विधि और डिबलर विधि। ये जो डिबलर विधि है, छिटकुआ विधि जैसे जानते हैं कि सीधा ब्रॉडकास्टिंग, सीधा खेत में बीज को डालना। वहीं बात करेंगे कतार विधि, तो कतार में इसको कतार विधि, जैसे कि कतार विधि में 2 विधियां और हैं, केरा एंड पोरा। ये 2 विधियां हैं जिन विधियों से बीजों को बोया जाता है। वहीं बात करेंगे डिबलर विधि, तो ये डिबलर जो विधि होती है ये काफ़ी महंगी होती है, इसलिए आमतौर पर बहुत कम किसान लोग नहीं यूज़ करते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा इस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है रिसर्च सेंटरों पे। ठीक है, अब बात करेंगे, देखते हैं हम सिंचाई की। नेक्स्ट है जो हमारा सिंचाई, इरिगेशन, यानी कि मक्के का उत्पादन करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, तो जल मांग जो होता है मक्के का, ये 500 से 800 mm होता है। कितना? 500 से 800 में। ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि एक फसल, यानी मक्के की फसल की जल मांग कितनी होती है।
उसको अपना पूरा लाइफ साइकिल या जीवन चक्र एक बार में पूरा करने के लिए कितना पानी सफिशियंट होता है, कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो ये 500 से 800 mm। अब यहाँ पे देखते हैं सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं, टेसलिंग व सिल्किंग अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मक्के में सिंचाई की जो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। तो मक्के की जो सिंचाई की प्रमुख अवस्थाएं हैं वो टेसलिंग है, और टेसलिंग और उसके बाद सिल्किंग है। टेसलिंग और सिल्किंग इस समय पे सबसे अधिक मतलब पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम खरपतवार की। तो मक्के में पाए जाने वाले खरपतवारों के बारे में, कौन कौन से खरपतवार मक्कों में पाए जाते हैं। तो मक्के में खरपतवार से मक्के की उपज में 50 से 60% तक की कमी आती है। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मक्के की जब मक्के की कल्टीवेशन यानी मक्के की खेती करते हैं तो उनमें खरपतवार अगर आ जाते हैं तो ये 50 से 60% तक हमारी फसलों को यानी हमारी उपज को प्रभावित करते हैं खरपतवार। खरपतवार बुआई से 30 से 45 दिन तक आपस में प्रतियोगिता रहती है। यानी खरपतवार जब हम अपने मक्के की बुआई करते हैं, ठीक है, खेत में, तो ये खरपतवार होते क्या है कि करते क्या है कि ये 30 से 45 दिन तक आपस में न्यूट्रिएंट के लिए पौधे से प्रतियोगिता करते हैं। और जब ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा तेज, खरपतवारों की एक क्वालिटी ये होती है कि ये न्यूट्रिएंट को ज़्यादा तेज़ी से ऑब्जॉर्व करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए खरपतवार अगर अधिक हो जाते हैं तो हमारे उपज में काफ़ी कमी आती है। ठीक, अब इसके नियंत्रण की बात करें तो एट्राजीन और सीमाजीन 11.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद छिड़क देना चाहिए। यानी कि हम खरपतवारों से बचने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं। तो ये रसायन है एट्राजीन और सीमाजीन। 11.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में, ठीक है, 11.2 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में एट्राजीन या सीमाजीन लेते हैं 11.2 किलोग्राम, और 1000 लीटर पानी में मिला के इसकी बुआई के तुरंत बाद जो है खेतों में डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, लासो या एलाक्लोर 5 लीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करते हैं, यानी डालते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम ये लासो या एलाक्लोर 5 लीटर लेते हैं, लासो या एलाक्लोर, और 5 लीटर जो है 1 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होता है। इसको 1000 लीटर पानी में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो है बुआई के 30 से 35 दिन बाद, यानी फसल की बुआई करने के 30 से 35 दिन बाद फिर डालते हैं इसको। बात करेंगे प्रमुख कीट के बारे में, प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में कि मक्के में कौन कौन से प्रमुख कीट होते हैं मक्के के और उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो जो पहला प्रमुख कीट है तना छेदक। कौन सा? तना छेदक। तना छेदक फसल की सर्वाधिक हानि इसी कीट से होती है। इसका प्रकोप बुआई से 30 से 35 दिन बाद दिखना लगता है। यानी कि तना छेदक जो होता है ये कीट सबसे प्रमुख होता है, इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। ये जो है फसल को, जो हमारी मक्के की फसल है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ये बुआई के, जैसे कि हम मक्के की बुआई कर देते हैं, ठीक है, मक्के की बुआई के 30 से 35 दिन बाद सबसे ज़्यादा अपना असर यानी प्रकोप दिखाता है। वहीं नेक्स्ट जो है फौजी कीट, आर्मी कीट। यह कीट जो है रात के समय में आक्रमण करता है। ये जो कीट है इसकी क्वालिटी ये है कि ये हमारे पौधों को रात के समय पौधों पे आक्रमण करता है, उसी टाइम नुकसान करता है। माहू, या नेक्स्ट जो है माहू, या फूल के आने के समय आक्रमण करता है। ठीक है, जब हमारे पौधे में, यानी मक्के का बात हम मक्के की कर रहे हैं, तो मक्के की जब मक्के में फूल आना शुरुआत होती है, यानी फूल की शुरुआत होती है, तब माहू का प्रकोप हो जाता है। अगर इन कीटों का प्रकोप हमारे पौधों में यानी हमारे खेतों में अगर पड़ जाता है तो हमारी फसल में काफ़ी अधिक, फसल की उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं माहू कीट। अब बात करेंगे इनके उपचार के बारे में कि इन सब कीटों से बचने के लिए कैसे उपचार करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो थायोडान 1.5 लीटर पानी या कार्बेलिक 2 किलोग्राम 1000 लीटर पानी के घोल में मिलाकर बुआई के 15 दिन बाद छिड़क देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ थायोडान 1.5 लीटर या फिर कार्बेलिक 2 किलोग्राम, या तो 1.5 लीटर हम थायोडान लेते हैं या तो कार्बेलिक लेते हैं 2 किलोग्राम, इसको 1000 लीटर पानी में मिला के बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव कर देते हैं ताकि इन सबसे बचा जा सके। अब हम देखते हैं प्रमुख रोग कि मक्के के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं। मेजर डिजीज, तो पहला जो है रोमल फफूंदी यानी डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है,
यह रोग लगने से क्लोरोफिल की हानि होती है, जिसमें पत्तियों पर सफ़ेद रंग की धारियां पड़ जाती हैं। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू, रोमल फफूंदी। अगर ये रोग हमारे पौधों में लग गया, पौधों की पत्तियों में लग गया, तो इसमें होता क्या है कि इनकी क्लोरोफिल पे, पत्तियों पे क्लोरोफिल की हानि होती है। जब ऐसा होता है पौधों में, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बना नहीं पाते हैं, तो फिर हमारे पत्तियां जो हैं, पौधे जो हैं, पत्तियों पे सफ़ेद रंग की धारियां पड़ जाती हैं और फिर ये इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं हमारे पौधे। इसकी रोकथाम के लिए हमें खड़ी फसल में 2 से 3 बार डाई मीथेन M45 और जिंक सल्फेट के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। यानी कि रोमल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू के रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसकी रोकथाम के लिए हम खड़ी फसल, जो हमारी खड़ी फसल में 2 से 3 बार डाई मीथेन M45 या फिर जिंक सल्फेट के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए, ताकि इससे बचा जा सके। बीज सड़न तथा पौध झुलसन रोग, एक रोग होता है सीड रूट एंड सीडलिंग ब्लाइट। ठीक है, बीज सड़न तथा पौधों का झुलसा रोग। ठीक है, इस रोग में बीज सड़ जाते हैं। जब ये रोग लगता है तो हमारे बीज सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए या बीज सड़ जाते हैं या फिर झुलस जाता है, झुलसा रोग। तो इसकी रोकथाम के लिए हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज थायरम से उपचारित करें, यानी कि 3 ग्राम थायरम लेते हैं हम इसके उपचार, इससे बचने के लिए 3 ग्राम थायरम लेते हैं और 1 किलोग्राम बीज लेते हैं। यानी 1 किलोग्राम बीज के लिए 3 ग्राम थायरम सफिशियंट होता है। तो 3 ग्राम थायरम 1 किलोग्राम बीज से उपचारित करते हैं। वहीं बात करेंगे उपज की, कि इसकी कितनी उपज होती है 1 हेक्टेयर में पूरी खेती करने के बाद। हम तो उपज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे किसान, तो उपज देखते हैं, यील्ड। संकर किस्मों की बात करते हैं सबसे पहले। तो 1 हेक्टेयर में अगर संकर किस्मों का कल्टीवेशन किया, तो वहाँ पे लगभग संकर किस्मों का जो उत्पादन प्राप्त होता है, उपज जो हम प्राप्त होती है हमें, लगभग 40 क्विंटल प्राप्त होती है। कितना? लगभग 40 क्विंटल। वहीं देखते हैं हम संकुल किस्मों की। तो जो संकुल किस्में होती हैं, संकुल किस्में जो होती हैं, इनमें उत्पादन जो है, यील्ड 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारी फसल जो है, फसल की कटाई बुआई के 90 से 110 दिन में कर लेनी चाहिए। यानी कि हम जब अपनी फसल बोते हैं, ठीक है, फसल हमारी बुआई, जैसे जब बुआई करते हैं, बुआई से 90 से 110 दिन के बीच में हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं। उस समय बुआई के 90 से 110 दिन बाद कटाई करना शुरू कर देते हैं, कटाई कर लेते हैं। ठीक है, बुआई के 30 से 35 दिन बाद फूल आने शुरू होते हैं। जब हम इसकी बुआई करते हैं, तो बुआई से 30 से 35 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं और 60 से 70 दिन बाद हरे भुट्टे खाने के प्रयोग, यानी कि 60 से 70 दिन जब फूल आएंगे, उसके बाद इसमें जो है भुट्टे आना शुरू होते हैं। तो भुट्टे 60 से 70 दिन बाद खाने योग्य हो जाते हैं। फिर देखते हैं निषेचन के 45 दिन बाद परिपक्वता आ जाती है, यानी कि जब इसमें निषेचन हो जाता है, उसके 45 दिन बाद इनमें परिपक्वता आ जाती है। उसके बाद दानों में 20 से 25% नमी पर मक्के की कटाई कर लें। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कटाई की इस अवस्था में, यानी जब मक्के के दानों में लगभग 20 से 25% तक नमी हो, तो उस टाइम कटाई कर लेनी चाहिए। और फसल की कटाई 30 से 35, यानी कि फसल जो है हमारी 30 से 35% तक नमी है, तो उसी टाइम कटाई कर लेनी चाहिए फसल की। रबी मक्का की उत्पादकता खरीफ की तुलना में अधिक होता है, यानी कि रबी सीजन में जो मक्का उगाया जाता है, उससे ज़्यादा रबी सीजन में जो मक्का उगाया जाता है, रबी मक्का की उत्पादकता खरीफ की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, भंडारण के लिए नमी 8 से 10% होनी चाहिए। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जैसे कि हम जब मक्के की कटाई कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो मक्के का जो बीज होता है, नहीं भुट्टा होता है, मक्के का जो दाना होता है, उसको भंडारण के लिए रखते हैं, तो उनमें जो है नमी की मात्रा हम 8 से 10% रहनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि उसमें कोई किसी प्रकार का रोग या कोई रोग व्याधि ना लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आप सबको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।